प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी गृहमंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भी मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सीसीएस की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे पहले सीसीएस की आखिरी बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14 मई को हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। सीसीएस की इस बैठक के बाद कैबिनेट की भी एक बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात इसमें यह लिखी है कि मोदी कैबिनेट लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला मानती है, क्योंकि बीते दिन तक आपने देखा होगा इसको आतंकी हमला बोलने से पहले जांच की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था हर एंगल से इसकी जांच होगी। अब आज ये साफ कर दिया गया है कि ये जघन्य आतंकी हमला है। तो अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि एक आतंकवादी हमला है और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने यह तय किया कि अब किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि सरकार ने लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला यानी एक्ट ऑफ टेरर माना है। मोदी कैबिनेट ने अपने औपचारिक प्रस्ताव में कहा है कि इस आतंकवादी हमले को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया है। दूसरा, सरकार ने इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए यह दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है, चाहे उसका रूप या स्रोत कोई भी हो। तो मोदी सरकार ने इस हमले को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब तय है कि इस आतंकवादी हमले पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया दिख सकती है। तीसरा, इसी प्रस्ताव में सरकार ने उन देशों का आभार जताया है जिन्होंने इस हमले के बाद भारत को अपना समर्थन दिया था। चौथा, सरकार ने निर्देश दिया है कि इस आतंकवादी हमले की जांच को पूरी गंभीरता और पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमले के साजिशकर्ताओं, हमले के सहयोगियों और हमले के प्रायोजकों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके। और आखिरी बात इसमें यह लिखी है कि भारत सरकार हर नागरिक की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में घायल कई लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उनका एक्स पर यह पोस्ट काफी मायने रखता है। आप यहां पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ लिखा इस पोस्ट में कि इस हमले के पीछे जो भी साजिश करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता रही हूं जो प्रधानमंत्री ने आज लिखा है उसके मायने आखिर क्या है। जब वो साजिशकर्ताओं की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले, जैसे डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल, ये जो जितने डॉक्टर आदिल, ये जितने डॉक्टर्स हैं ना, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, इनकी बात नहीं हो रही है जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, यानी जो मास्टरमाइंड था। दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया। सभी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मायने भी आपको समझने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल उरी, पुलवामा, पहलगांव हमले के बाद भी कर चुके हैं। उरी हमले के बाद उन्होंने कहा था कि इस जघन्य अपराध के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसके बाद पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और एक मुंहतोड़ जवाब साजिशकर्ताओं और उसके मददगारों को दिया जाएगा। और इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी और पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकवादी और उनके मददगारों को ढूंढकर सजा दी जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अब दिल्ली धमाके के बाद भी वो यही कह रहे हैं कि किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा।
इस सब के बीच एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 10 नवंबर को लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो धमाका डॉक्टर उमर मोहम्मद ने गिरफ्तारी के डर से आनन फानन में किया था। यह आशंका हम पहले से ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने रख रहे थे। हमारे सूत्रों का कहना है कि आरोपियों की असली योजना ये थी कि वो अगले महीने 6 दिसंबर को दिल्ली में हमला करने वाले थे और 6 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे ये मामला अयोध्या के राम मंदिर से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है और अब कहानी पूरी पलटती हुई दिख रही है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि जो डॉक्टर जैश-ए मोहम्मद के इस टेरर मॉड्यूल में शामिल थे उन्हें अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर भड़काया गया था और ये सभी डॉक्टर्स 6 दिसंबर को देश में बड़े हमले की योजना बना रहे थे और इसीलिए इतनी तादाद में ये तमाम एक्सप्लोसिव्स इकट्ठा किए जा रहे थे। अगर 2900 किलो का विस्फोटक बरामद किया गया है फरीदाबाद से तो कोशिश यही थी ये सारे डॉक्टर्स का जो आप नेटवर्क देख रहे हैं ना, टेरर टीम डॉक्टर्स की, इनका प्लान यही था जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी लेने का, और वो भी धमाकों के जरिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन डॉक्टर्स ने लाल किले के पास हमले के लिए जनवरी से ही रेकी करना शुरू कर दिया था। जनवरी का महीना पहुंचते हैं नवंबर तक। जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद को जनवरी महीने में लाल किले के आसपास रेकी करते हुए देखा गया था। ये वही डॉक्टर मुजम्मिल है जिसको 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स के साथ अरेस्ट किया गया है और इस दौरान यही दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर उमर मोहम्मद कौन है, वही जो कार में विस्फोटक लेके गया और फिर कार ब्लो अप होती है, इतने लोगों की मौत होती है, आत्मघाती हमलावर उसे माना जा रहा है। अब देखिए ये दोनों बार बार रेकी कर रहे थे। जनवरी के महीने से ही प्रमाण मिल रहा है कि ये लोग लाल किले की रेकी कर रहे थे और इस दौरान यही दोनों डॉक्टर्स पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा देश तुर्की भी गए थे, जिससे इस साजिश के तार अब काफी फैलते हुए दिख रहे हैं। जांच एजेंसियों का भी यह कहना है कि पुलवामा के रहने वाले इन दोनों डॉक्टर्स के पास एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां थी, दो गाड़ियां। इनमें i-20 गाड़ी से धमाका हुआ था जबकि लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी दिख रहा है ये आपको, ये भी बड़े धमाके की योजना बनाई गई थी। दोनों गाड़ियों और 2 गाड़ियों से बड़े धमाकों का पूरा प्लान तैयार था और इस गाड़ी को भी डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम पर खरीदा गया था, दोनों गाड़ियां। और इस गाड़ी को भी डॉक्टर मोहम्मद, देखिए अब इस गाड़ी को भी पुलिस ने फरीदाबाद के एक गांव से जब्त कर लिया है, लेकिन दोनों ही गाड़ियां, ओनर कौन, मालिक किसके नाम पर, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि एक गाड़ी में धमाके के साथ चिथड़े उड़ गए जिसके। देखिए बॉम्ब डिफ्यूज़र स्क्वाड को यहां बुलाया गया है। एनआईए की टीम को सूचना दी गई है। एनआईए की टीम रास्ते में है, जैसा कि यहां जो अधिकारी बता रहे हैं। आशंका है पुलिस को ये आशंका है कि कहीं i-20 कार की तरह ही इस कार में भी कोई विस्फोटक ना हो। आप चलिए सर, चलिए आप प्लीज रिक्वेस्ट। सर क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन आई है सर, वो उतना बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है सर, ये बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है सर? आप नाकों से दूर रहें, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। जो होगा आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। अभी आप सबके लिए यही निर्देश हैं कि आप नाकों से दूर रहें। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट ये आया है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके वाले दिन एक मस्जिद में भी रुका था। ये बहुत दिलचस्प है। ये मस्जिद दिल्ली के रामलीला मैदान के पास आसिफ अली रोड पर है और यहां से लाल किले की सुनहरी मस्जिद सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सुनिए पूरी कहानी। जांच एजेंसियों का कहना है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद पहले आसिफ अली रोड की इस मस्जिद में रुका था। बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करके सुबह 8 बजे वो दिल्ली में आता है और पहले वो आसिफ अली रोड की इस मस्जिद में रुका था और बाद में यहां से वो दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद आता है, जिसकी पार्किंग में वो पहुंचता है। तो आसिफ अली रोड पर ये जो मस्जिद है वहां पर पहले गया है वो
उसके बाद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में वो जाकर रुका। अब इससे इन दोनों मस्जिदों के बीच एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है कि आखिर ये पहले इस मस्जिद पर, फिर दूसरी मस्जिद के पार्किंग में गया, 3 घंटे रहा सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में, तो वहां पर क्या कर रहा था। और ये जो इतने बहुत दूरी नहीं है, देखिए कनेक्शन क्या दिख रहा है। बड़ा सवाल है कि धमाके से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद जो धमाके में उड़ा है कार ब्लास्ट के साथ, वो आसिफ अली रोड की फैज इलाही मस्जिद में किसी से मिलने गया था, या वो वहां धमाके से पहले, कई लोग कह रहे हैं, नमाज पढ़ने गया था। ये बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को, जिस दिन वो ब्लास्ट करता है, पहले वो इसी फैज़ इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे समझने के लिए कि अगर कोई आदमी यहाँ पे आता है, 10-15 मिनट का समय बिताता है, तो क्या नमाज अदा करने के लिए समय काफ़ी होता है? 10 मिनट ज़्यादा 10 मिनट। वैसे अगर कोई अदा करना चाहे नमाज तो कर सकता, 24 घंटे, और 10 मिनट में काफ़ी है? बहुत है 10 मिनट। यहां एक और सवाल यह है कि क्या जैश ने पहले ही दिल्ली पर हमले का संदेश दे दिया था। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मई 2025 में जैश की मदीना पत्रिका का कवर पेज प्रकाशित जो हुआ था, उसमें दिल्ली के सफदरजंग टूम्ब को दिखाया गया है। इस पत्रिका में एक लंबा लेख भी छिपा था, और लंबा लेख जो छपा था, जिसका शीर्षक था पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी भूतकाल और वर्तमान। इस लेख में गजवाए हिंद यानी भारत पर इस्लामी युद्ध और भारत के खिलाफ जिहाद की तैयारी करो जैसी बातें भी लिखी थी। और अब 10 नवंबर को जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े एक डॉक्टर ने लाल किले के पास धमाका कर दिया।